हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और अगर आप इस वीडियो में आ ही गए हैं तो आप वीडियो को पूरा देख कर जाइए कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो मैं यहाँ बताने वाला हूँ एसके झा सर का जो ग्रुप डी का जो सेट प्रैक्टिस आया है उसका पहला सेट मैं बता दिया हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए और उस वीडियो को देखिए। और आज मैं सेकंड सेट उसका लेने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, बहुत ही इंजॉय और बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पूरा वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेट नंबर 2। आप आराम से चीज़ों को समझिएगा। कोई भी सवाल को पहले समझने में इतना आप वक्त दे दीजिए ताकि बनाने में वक्त नहीं लगे। आपको हर वो चीज़ काम को करने में आपको 2 जगह समय देना पड़ेगा, या तो उस चीज़ को सीखने में या तो उस चीज़ को करने में। अगर आप उसको सीखने में समय ज़्यादा देते हैं तो करने में समय कम लगेगा, और सीखने में कम समय देते हैं तो करने में फिर ज़्यादा समय लगेगा। तो सवाल को समझने में इतना बारीकी ढंग से इतना अच्छे से समझ लीजिए ताकि बनाने में वक्त बहुत ही कम लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल 46 नंबर 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर मैं हर सवाल को ऑप्शन भी हम लेता हूँ ताकि ऑप्शन एलिमिनेट से सवाल को बनाया जा सके। जैसे कि इसका ऑप्शन मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ऑप्शन ए है आपका 400, और ऑप्शन बी है 210, एंड ऑप्शन सी है 410, एंड ऑप्शन डी है 420। ये आपका सवाल है। बोला कि पहली सवाल को एक बार समझेंगे, आप देख लीजिएगा स्क्रीन पे। पहली 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सम संख्याओं का योग लाने के लिए आपको फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। वो क्या है फॉर्मूला, तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि सम संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है, ऐड ऑफ इवन नंबर, योग होता है एन स्क्वायर प्लस एन। हालांकि विषम का भी मैं लिख देता हूँ। विषम संख्याओं का जो योग का फॉर्मूला होता है, विषम संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन स्क्वायर। आप इस चीज़ पे बैठा दीजिए, सवाल आपको विदिन 1 सेकेंड में बन जाएगा। हालांकि इस सवाल का जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 420 होगा। आइए इस चीज़ को हम कैसे कि इतना जल्दी वो समझिए। सम संख्याओं का योग जो होगा एन स्क्वायर प्लस 1 होगा, और विषम संख्याओं का योग एन स्क्वायर होगा। जहां एन क्या है, जहां एन जो है पदों की संख्या है, पदों की संख्या। एन जो है पदों की क्या है, संख्या। मतलब यह है कि एन मतलब यह हुआ कि पदों की संख्या, मतलब कितना पद का योग लाना है। सवाल में बोला है कि पहली 20 सम संख्याओं का योग लाइए। तो आप बताइए, सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला तो एन स्क्वायर प्लस कितना होता है, एन होता है। और कितना सम संख्या का, तो पहली 20 सम संख्या मतलब कितना पद हुआ। पहली 20 सम संख्या मतलब टोटल 20 को सम संख्या होना चाहिए, यानी टोटल जो पद होगा एन के जगह 20। तो पद का संख्या 20, यानी कि 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और प्लस कितना 20, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा 420। खत्म। यानी इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बस आइए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी दिया हुआ 1999, एंड ऑप्शन सी दिया हुआ 2000, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ 1111। हालांकि सवाल में बोला है कि 1000 का परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्याओं का योग लाइए। यानी 1000 का परवर्ती एवं पूर्ववर्ती का योग लेकर आना है। हालांकि इस सवाल को देखते के साथ ही आंसर लगा सकते हैं आपको ऑप्शन नंबर सी। आइए कैसे वो देखिए। 1000 के परवर्ती एवं पूर्ववर्ती, परवर्ती मतलब होता है इससे एक पहले वाला नंबर, एक पहले वाला। परवर्ती मतलब होता है जो नंबर दिया हो उससे एक पहले। तो बताइए इसका परवर्ती कितना हो जाएगा, तो 999। सॉरी, परवर्ती मतलब एक बाद होता है, पूर्ववर्ती मतलब एक पहले।
पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, एक पहले, तो पूर्ववर्ती तो हो गया 999, और परवर्ती मतलब होता है जस्ट एक बाद, तो 1000 का एक बाद करेंगे तो कितना हो जाएगा 1001, और यही दोनों का सम पूछ रहा है, तो 999 और 1001, यानी आपका जो सवाल का उत्तर होगा कितना होगा 2000, बस खत्म। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। जो भी सवाल में डाउट होगा बाबू आप कमेंट करके आप बोल सकते हैं, मैं दोबारा उस चीज को समझाने का प्रयास करूंगा। और चलिए देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 48, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पर ऑप्शन रख देता हूँ जैसा कि आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो 30 रुपीज है, ऑप्शन नंबर बी 27.50, और ऑप्शन नंबर सी 26.50, एंड ऑप्शन नंबर डी जो है कितना है 25 है। और आपसे सवाल में बोला किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% और फिर 20% बढ़ा दिया जाए तो आखिरी बार बढ़ाया गया मूल्य, हालांकि यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज मिसप्रिंट है, लिखना चाहिए आखिरी बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 33 रुपया है, तो आप सुधार भी सकते हैं। तो सवाल में ये बोला है कि एक संख्या है, अगर आपको कुछ नहीं संख्या पता रहता है तो आप लेट कर लीजिए 100, एक संख्या कितना 100 है, और इस संख्या में पहले 10% का क्या करता है वृद्धि करता है। पहले कितना परसेंट वृद्धि करता है 10%। अगर इस संख्या में पहले आप 10% का वृद्धि करिएगा तो 100 का 10% कितना होगा 10, 10 बढ़कर कितना हो जाएगा 110, और फिर पुनः इस संख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि करता है 20%, तो फिर इस संख्या में 20% वृद्धि करेगा तो अब जो संख्या हो गया वो 110 हो गया, और अब पुनः इसमें अगर 20% वृद्धि करेगा तो आप बताइए 110 का 20% कितना हो जाएगा, तो 110 का 20% 22 होगा। आप देख सकते हैं 10% 11, 20% 22, यानी अब इसमें संख्या में कितना बढ़ जाएगा 22, 110 में अगर 22 बढ़ाएंगे तो अब ये संख्या फाइनली कितना हो जाएगा 132। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि हर सवाल में दो प्रकार का डाटा रहता है, जब तक नहीं रहेगा सवाल बनना पॉसिबल नहीं है। एक रियल डाटा रहेगा, एक इमेजिनरी डाटा रहेगा, ठीक है। इमेजिनरी डाटा कहने का मतलब ये हुआ कि रेशियो का डाटा, फ्रैक्शन का या परसेंटेज का, इस तरह का चीज आपको मिलेगा। और एक रियल डाटा जैसे किसी संख्या का योग 50 है तो ये फिक्स हो गया कि योग 50 होगा ही होगा, संख्या क्या है हमको पता नहीं इसके बारे में, तो रियल डाटा को इमेजिनरी डाटा से कंपेयर करते हैं। तो आपसे बोला गया है कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य जो है वो 25 नहीं 33 है, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना 33 रुपया है। और सवाल के अनुसार देखिए तो 100 था और अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया 132, तो आप कह सकते हैं 132 यूनिट का जो मान होगा वो कितना होगा 33 होगा, क्योंकि सवाल में बोला है कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य जो है 33, यह फिक्स किया कि अंतिम जो मूल्य बढ़ जाता है वो 33 हो जाता है बढ़ के, और सवाल में लेकर आए कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य जो है वो कितना है 132, तो 132 यूनिट का मान 33 होगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 33/132। हालांकि आपसे पूछा है कि संख्या क्या है, तो संख्या कितना 100 यूनिट, तो 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 33 से काटिएगा 33 चौको 132 और 25 चौको 100, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बस खत्म। आप इसको नोट कर सकते हैं। अगले सवाल पे हालांकि आप इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, आइए मैं बता ही देता हूं, दूसरा तरीका से भी आप देख लीजिए। जब भी ऐसा बोले कि एक संख्या में पहले कितना प्रतिशत बढ़ाइए 10%, फिर उसके बाद कितना परसेंट बढ़ाइए 20%, तो आप प्रतिशत का वैल्यू जिसको फ्रैक्शन में चेंज कर दी, 1/10 को कितना लिखेंगे 10, क्योंकि 10 को अगर आप परसेंटेज को हटाइएगा तो नीचे में कितना आएगा बाबू 100 आएगा, और 1 0 से 1 0 कट के कितना आएगा 1/10, 1/20 का फ्रैक्शन वैल्यू लिखिएगा तो 1 कितना आएगा 5। ये बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट है, इस चीज को दिमाग के कोना में क्या कीजिए बैठाइए। आपसे बोला है कि पहले 10% हम बढ़ाएंगे, तो 10% बढ़ाएंगे तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ये जो नीचे का वैल्यू होता है वो इनिशियल मान होता है, इनिशियल मतलब शुरुआती मान। मतलब इसका ये हुआ
कि 1/10 कहने का मतलब संख्या अगर 10 रहा होगा तो उसमें 1 बढ़ा कर कितना किया होगा, 11 किया होगा। फिर उसमें 20% बढ़ाया, मतलब संख्या अगर 5 रहा होगा तो 1 बढ़ा के कितना किया होगा, 6 किया होगा। अगर बढ़ाएगा तो संख्या 10 रहेगा और बढ़ाने के बाद बोलेगा तो 1 बढ़ जाएगा। अगर यही बोलता है कि 10% घटा रहा है तो संख्या 10 रहेगा तो 1 घट के कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर जो कहानी बढ़ाने के मतलब संख्या 10 रहा होगा तो हो गया वो 11, और दोबारा में कितना संख्या अगर 5 रहा होगा तो हो गया कितना, 6 हो रहा होगा। आप इसको इधर से इधर क्या करें, गुना। 10 में 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 50, और 11 में 6 से गुना कर देंगे 66। मतलब ये है कि संख्या 50 से कितना हो गया, 66। तो सवाल के अनुसार ये बोला है कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 33। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे रेशियो का वैल्यू से, हालांकि इसको काट भी दीजिए फिर भी वही आंसर आने वाला है। रेशियो के वैल्यू से देखें तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना यूनिट है, 66 यूनिट, और ये 66 यूनिट का मान दिया हुआ कितना आपको, 33। आप देख लीजिए सवाल। अरे आप इतना समझदार नहीं है, चलिए ऐसे आपको नहीं करते हैं। कहा गया अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना, 33 सवाल में दिया हुआ, और यहाँ पर हम लोग निकाल के लाए कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना, 66। तो 66 यूनिट का मान 33 होगा तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है संख्या, तो संख्या कितना है प्रारंभिक, 50। तो 1 यूनिट का मान 50, तो आधा यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान आधा, तो 50 यूनिट का मान कितना होगा, 25। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा, 25। देख लीजिए एक बार फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। तो हर तरह का कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, अकबकाने से कोई फायदा नहीं है, आराम से चीजों को सीखते चलिए। क्वेश्चन नंबर अगले के पास है, अगला क्वेश्चन नंबर 49 है। 49, 30 मीटर लंबे और 17 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण में पत्थर बैठाना है। हालांकि आपको ऑप्शन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 80, 33, 99, 105, ये ऑप्शन। कहता एक 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़ा है, ये आयताकार एक प्रांगण है। ये आयताकार जो आपको सामने लिखा हुआ कि 30 मीटर ये क्या है, चौड़ा, और 17.5 मीटर 30 मीटर लंबा और 17.5 मीटर क्या है, चौड़ा। और अब कहता है कि इस प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मीटर और 2 मीटर माप का कितना फर्शीय पत्थर का जरूरत। यानी इसमें छोटा छोटा पत्थर, ऐसा पत्थर हमको बिछाना है, और वो पत्थर का जो एरिया है, लंबाई चौड़ाई, ये पत्थर को बिछाना, और पत्थर का जो लंबाई चौड़ाई है वो है 2.5 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा पत्थर है। तो बोल रहा है कितना पत्थर यहाँ पर आएगा। तो सीधा सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थी, पत्थरों की संख्या अगर लाना है, पत्थरों का संख्या अगर आपको लिखाना है तो सीधा किस चीज में बिछाना है, तो आयताकार क्षेत्र में बिछाना, आयत प्रांगण में। तो हम लोग क्या करें कि आयत का क्षेत्रफल बटा एक पत्थर का क्षेत्रफल से हम भागा देते हैं, तो कितना संख्या लगेगा वो पता चल जाएगा। तो टोटल कितना में बिछाना है, तो एरिया निकाल लीजिए आयत का। आयत का एरिया कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब 17.5 गुने 30 हो जाएगा। ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसमें पत्थर बिछाना है, और पत्थर का जो लंबाई चौड़ाई दिया गया है वो 2.5 मीटर और 2 मीटर। तो एक पत्थर का जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो 2.5 इंटू कितना होगा, 2। यानी क्षेत्रफल आपको पता ही है, आयताकार भाग का क्षेत्रफल लंबाई गुने क्या होगा, चौड़ाई। अब इसको काटा पीटी मचा दीजिए। हालांकि इसको काटिए तो ये 15 मरतबे कट जाएगा, 15 दूनी 30, और इसको काटिए तो कितना मरतबे कटेगा, 2.5 छक यानी 7 मरतबे कटे, 25 सते 75 से 7, यानी कि 15 सते 75। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा, 105। यानी आपका जो पत्थर का संख्या लगेगा 105 लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50, एक अर्धवृत्त धनुष का परिमाप 72 है। आपसे बोला कि एक अर्धवृत्त है जिसका परिमाप कितना है, 72 सेंटीमीटर है। और अर्धवृत्त का परिमाप मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है। तो आप याद रखिएगा, अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है r इंटू पाई प्लस कितना होता है, 2, r इंटू पाई प्लस 2। तो आपसे पूछा है कि आप बताइए
कि तदनुसार उस धनुष का व्यास कितना होगा। आपको डायमीटर लेकर आना है व्यास। तो पहले आप यहाँ से रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस आ जाएगा तो आपका व्यास आ जाएगा। तो बताइए पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7 और +2 बराबर कितना आ जाएगा 72। हालांकि आप इसको जोड़िएगा तो 7 दूनी 14, 22 कितना होगा 36, 36/7 बराबर कितना आ जाएगा 72। 36 दूनी कितना हो जाएगा 72। आर का जो मान होगा 7 दूनी 14 मीटर, और जब रेडियस 14 मीटर होगा तो डायमीटर कितना होगा 28। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा 28 होगा। बस खत्म। और आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, बहुत ही आसान सवाल था। आइए अगले सवाल 51 में बोलता है कि 10 स्त्रियां 15 साड़ियां 5 दिन में बुन सकती है, तदनुसार 120 साड़ियां 8 दिन में बुनने के लिए कितना। ये चेन रूल पे सवाल होता है जो कंपाउंड प्रपोर्शन में आता है, चैप्टर में पढ़ना है। ये MDH पे आधारित रहता है और इसमें इतना ही हमको करना रहता है कि जो वर्क है उसको हम नीचे में रखते हैं हमेशा। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए कि 10 स्त्री यानी कि 10 महिला 15 साड़ी यहाँ पर वर्क हो गया, तो 15 साड़ी को हम नीचे रखेंगे। 15 साड़ी कितना दिन में बना देता है 5 दिन में बना देता है। यानी कि जो भी वर्क होगा, वर्क जैसे खाना खाना, साड़ी बनाना, खिलौना बनाना, झाड़ू लगाना, ये सब वर्क है। कितना काम किया, मतलब कितना काम किया, तो 15 साड़ी बनाया, तो जो वर्क होगा उसको नीचे लिखेंगे। तो 10 महिला 5 दिन में 15 साड़ी बनाता है, तो सेकंड कंडीशन में ये है। तो बताइए आप कि 120 साड़ियाँ कितना 120 साड़ियाँ 8 दिन में बुनने के लिए, 8 दिन में बुनने के लिए कितने स्त्री चाहिए। तो x स्त्री चाहिए, जो लाना है उसको x मान लेंगे। बोला है कि 120 साड़ियाँ 8 दिन में बुनने के लिए कितना स्त्री का हमको क्या पड़ेगा जरूरत। तो आइए इसको हम बनाते हैं। तो ये काटा पीटी मचाएंगे तो 15 × 20 से हो जाएगा, और 8 से 8 खत्म हो जाएगा, और x बराबर 10 × 5 = 50 है। मतलब यह है कि 120 साड़ी बुनने के लिए कितना स्त्री की जरूरत पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या होगा 50, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी खत्म। देखिए सेट किसके लिए है कि अगर आप थोड़ा सा पहले एक बार मैथ पढ़ चुके हैं तो आपके लिए सेट बहुत बेस्ट है, क्योंकि आप एकदम नहीं पढ़े हैं पहले से, मैथ एकदम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सेट यहाँ पर परेशानी में हो सकता है। चलिए अगले सवाल पे 52 नंबर। वह धनराशि कितना जो 5% दर से 365 दिन का साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपया प्रति दिन का ब्याज अर्जित होता है। रेट आपको दिया हुआ कितना 5%, और जो आपको टाइम दिया हुआ वो 365 डेज, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 365 दिन के 1 साल भी, 1 वर्ष। और आपका जो SI है वो ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि हर दिन का SI 2 रुपया है। एक दिन में कितना साधारण ब्याज मिलता है 2 रुपया। तो एक दिन में साधारण ब्याज 2 रुपया मिलता है, तो 365 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा 365 × 2 होगा। एक दिन में 2 रुपया मिलता है, 365 दिन में कितना होगा 365 दूनी कितना होगा 730 रुपया आपको ब्याज मिलेगा। कितना दिन में 365 दिन में। तो आप बताइए, अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो भी रेट होता है ये वार्षिक होता है, तो जो भी हम समय लेंगे वो क्या चीज मिलेंगे वर्ष मिलेंगे। रेट आपका 5% दिया हुआ है, समय आपको 1 साल दिया हुआ, और ब्याज आपको कितना 730 दिया हुआ। मूलधन आपसे पूछा गया, बहुत ही आसान सवाल, इससे आसान कुछ पॉसिबल ही नहीं। कैसे सवाल को करेंगे वो देखिए। आप इस चीज को गौर करिए कि अगर 5% रेट से 1 साल के लिए ब्याज दिया जाएगा, 1 साल के लिए, तो 5% दर है, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 5 रुपया मिलेगा। अगर रेट 10% है और समय 3 साल है, तो रेट 10% है, समय 3 साल है, तो 3 साल में 10% के दर से 10 या कितना ब्याज मिलेगा 30 रुपया ब्याज मिलेगा। हालांकि आप यहाँ पर अगर देखिएगा तो सवाल में बोला गया है कि 730 रुपया आपको टोटल ब्याज मिला, और हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि ब्याज कितना मिलेगा। तो 5% दर से 1 साल का जो ब्याज होगा वो क्या होगा, तो 1 साल का ब्याज होगा तो 5 एकम 5 यानी कि 5 रुपये, और 5 यूनिट का मान दिया हो कितना 720, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 730/5। हालांकि आपको मूलधन लाना है तो मूलधन अपने आप में कितना तो 100 यूनिट का मान लेकर आना है, तो 100 से क्या कर दीजिए गुना, इसको काटिएगा तो 20 × 25 100 हो जाएगा, और 73 दूनी 146, यानी आपका जो आंसर होगा 14,600, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी।
हालांकि अगर आप ऐसे आपको नहीं समझ में आता तो फॉर्मूला पे भी चीज़ों को बना सकते हैं, क्योंकि मूलधन बराबर होता है फॉर्मूला, मूलधन बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटे दर गुने समय, दर कितना 5 है और समय कितना 1, 20-25 100 होगा और 73 दूनी 146 पे डबल जीरो, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा वो 14,600। खत्म, बस इतना सा काम आपको करना था। अगले सवाल पे चलते हैं। 53 नंबर सवाल आपके सामने है बाबू। 53 बोला कि एक आदमी 5 रुपया में 10 अंडे बेचकर 20% लाभ कमाता है। हालांकि इस पे यहाँ पर एक आपको ट्रिक है, रकम बटे मात्रा, रकम बटे मात्रा गुने प्रतिशत। इस पे आप बैठा दिए, इस तरह के सवाल आपको बहुत ही जल्द आपको बन जाएगा। तो इस चीज़ पे क्या करिए, बैठा दीजिए। रकम क्या, रकम कहने का मतलब कितना रुपये यहाँ पर लगाता है, मात्रा मतलब कितना क्या खरीदता है, कितना ज़्यादा या कितना कम, और प्रतिशत कहने का मतलब कितना % का बात किया गया। आइए, कहा गया सवाल में कि 5 रुपया में 10 अंडा बेचकर 20% का लाभ कमाता है। आप बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 5 रुपया में 10 अंडा बेचा, रकम कितना हो गया 5, 5 रुपया में 10 अंडा बेचकर, 10 अंडा बेचकर, तो 10 अंडा बेच दिया, रकम ऊपर हो गया, मात्रा नीचे हो गया। तो 5 रुपया में 10 अंडा बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। तो आपको करना क्या है कि अगर 5 रुपया में 10 अंडा बेच रहा तो 20% लाभ होगा। तो आप बताइए क्रयमूल्य अपने आप में कितना होता है 100%। अगर आपको 10% लाभ हो रहा है तो वस्तु को आप 110 में बेचेगा, 20% लाभ हो रहा है तो वस्तु को 120 में बेचेगा, 30% लाभ हो रहा है तो वस्तु कितना में बेचेगा 130 में बेचेगा। मतलब जितना % लाभ हो रहा है आप वस्तु को 100 से उतना ज़्यादा में आप बेचिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि 5 में अगर 10 के दर से बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो आप बताइए 20% का लाभ होता है तो 20% कहने का मतलब कितना में बेचा होगा, खरीदा जो होगा अपने आप में 100 होगा, 20% लाभ कहने का मतलब वो 120 में बेचा होगा। तो 5 में 10 के दर से बेचता है तो 20% का लाभ हुआ, मतलब 120 में बेचा होगा। आपसे पूछ रहा कि 5 में कितना खरीदा, यानी क्रयमूल्य आपसे पूछ रहा। अब क्रयमूल्य लाने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ता है 100 से, बस खत्म। आइए इसको काटा पीटी में चाहिएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 1 0 से 1 0, 5 बटे कितना आएगा 12। मतलब ये है ऊपर का जो मान आता है वो होता है आपको रकम और नीचे वाला जो मान आता है वो होता है मात्रा। यानी आपका सवाल का जो उत्तर होगा 5 रुपया में कितना खरीदा होगा 12 खरीदा होगा, बस खत्म। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इतना सा काम आपको करना था। अगला पॉइंट, एक सेकेंड, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल आपको इस प्रकार से लिखा हुआ है, अलजेब्रा से सवाल लिया गया है। सवाल आपको सामने लिखा हुआ, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, x + 5 + 1 बटे x + 1 बराबर 6। और आपसे जो पूछा गया है वो ये है कि आप लेकर आइए x + 1 का होल क्यूब और +1 बटे x + 1 का होल क्यूब, इसका मान लेकर आपको आना है। हालांकि आपके पास ऑप्शन जो है बाबू वो ऑप्शन लिखा हुआ है 2, 0, -2 और 4। ये 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ। सबसे पहले एक चीज़ आपको समझा देते हैं तो ये सवाल को बनाने में बेहद आसान हो जाए। देखिए क्या है, आपको कभी भी x + 1 बटा x का वैल्यू आपको 2 दिया जाए, कभी भी इस तरह से डाटा को सेट किया जाए कि x + 1 बटा x का मान 2 होगा। तो इस कंडीशन में x + 1 बटा x बराबर 2 रहेगा। तो यहाँ पर हर पद का वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो x + 1 बटा x का वैल्यू अगर 2 रहेगा तो पहला पद का भी वैल्यू 1 होगा, दूसरा पद का भी वैल्यू 1 होगा। इतना ही नहीं, आपको सवाल को ऐसे भी दे दिया जाए कि x + 1
और प्लस 1/x प्लस 1, ये इसी के लिए स्पेशल केस के लिए थ्योरी है कि जब भी 2 रहेगा तो बराबर में कितना दे दिया, जो 2 दिया जाए। तो बताइए x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1 रहे, इतना बराबर 2, तो हर पद का जो मान होगा 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा और इसका भी मान 1 होगा। इस चीज को आप ध्यान में बैठा दें। तो यहाँ पर एक चीज आपको गौर करना है कि जस्ट इसका रेसिप्रोकल होना, अगर x है तो यहाँ 1 क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अगर यहाँ पर x प्लस 1 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1/x प्लस 1 होना चाहिए, बराबर में क्या होगा 2। तब जाके हर पद का जो वैल्यू होगा इसका भी मान 1 होगा और इसका भी मान 1 होगा। तो अब यहाँ पर बताइए, क्या ये जो डाटा आपको दिया गया बराबर 6 में, क्या इस डाटा पे सेट है? नहीं, बिल्कुल नहीं सेट है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा पहले। तो सेट करने के लिए आपको क्या करना है कि अगर हम यहाँ पर 2 लाना चाहते हैं तो ऐसा करते हैं कि हम 4 राइट साइड में भी घटा देते हैं और 4 लेफ्ट साइड में भी घटा देते हैं। 4 राइट साइड में घटा देते हैं, 4 लेफ्ट में घटाएंगे। अगर 4 इधर भी घटा दें और 4 इधर भी घटा दें तो कोई भी मान पे अंतर नहीं पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए सीखिए, अगर हम दोनों तरफ 2 जोड़ रहे हैं तो उसका वैल्यू पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 4 हम इधर भी घटा देते हैं, 4 इधर भी घटाएंगे। 4 घटाएंगे तो 5 में से 4 कितना बनेगा, x प्लस 1 प्लस यहाँ पर क्या लिखा हो 1/x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2। तो क्या आप इसको देख के दिमाग में घंटा आपको नहीं बचता है कि यहाँ भी x प्लस 1 है, प्लस 1 यहाँ भी x प्लस 1 है, बराबर में कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ। मतलब ये हो कि हर पद का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, यानी इतना बराबर भी 1 होगा और इतना बराबर भी 1 होगा। आप बोलिए x प्लस 1 का वैल्यू अगर 1 होगा तो 1 का क्यू कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ भी 1 का क्यू कितना हो जाएगा, 1। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा, 2 होगा। बस खत्म। समझ पा रहे हैं? या तो आप दूसरा तरीका से ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर x प्लस 1/x इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है 2, अगर x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ इस फॉर्म में डाटा दिया हुआ है और आपसे यहाँ पर कुछ भी करके पूछे, क्यू पूछे या पावर 4 पूछे, 9 पूछे, कुछ भी पूछे, हर हाल में इसका भी आंसर कितना होता है, 2 ही होता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पर x है तो यहाँ 1/x होना चाहिए, यहाँ पे x प्लस 1 है तो यहाँ 1/x प्लस 1 होना चाहिए, और अगर बराबर में 2 रहता है तो पावर कुछ भी करके पूछेगा, हर हाल में इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पे हैं बाबू, और अगला सवाल आपको दिया होगा 55 नंबर। 55 नंबर आपके सामने लिखा हुआ m प्लस n बराबर -2, और यहाँ से पूछा गया है कि mq प्लस nq -6mn इसका वैल्यू लेकर आपको आना है। हालांकि आपके पास ऑप्शन 8 4 -8 -4, 8 4 -8 -4, ये आपके पास ऑप्शन। कैसे आप इस सवाल को बनाइएगा, अगर ये चीज़ आपको दिया हुआ है और इसका वैल्यू लाना है तो आप इस चीज़ को देखिए, कभी कभी आपको जो निकालना है उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं MQ और NQ है, तो सवाल को देखते के साथ दिमाग में हम लोग को घंटा बजाना चाहिए कि अगर Q है तो कहीं ना कहीं हर हाल में इसको Q करना ही पड़ेगा। तो आप क्यूबिंग बोथ साइड कर दीजिए, क्यूबिंग क्या कर दीजिए, बोथ साइड कर दीजिए, दोनों तरफ Q करिए। M प्लस N का इधर Q करिएगा तो क्या होगा, एक Q प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B, और बराबर में -2 का Q करिए तब -8। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, A प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B, ये फॉर्मूला होता है। अब एक चीज़ आपको जरा करिएगा कि m प्लस n हमको हटाना, क्योंकि m प्लस n तो है ही नहीं, mn सिर्फ है, तो m प्लस n का वैल्यू रख दीजिए। क्या आप इस चीज़ को बताइए, क्यूब करने से पहले m प्लस n का जो वैल्यू था वो -2 था, तो आप यहाँ पर mq प्लस nq प्लस 3mn और इसका वैल्यू mn का वैल्यू कितना रख दीजिए, -2 बराबर -8। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा mq प्लस nq माइनस, इसको गुना करें तो -6mn हो जाएगा और बराबर -8 होगा। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा -8। बस खत्म, इतना सा आपको करना था। चलिए
आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। ये आपको ज्योमेट्री का सवाल है जो सर्कल से लिया गया है। 56 नंबर। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और AC और BD पर AC और BD P पर मिलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज मतलब ये होना चाहिए, जब भी आपको बोलता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज, तो चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों जो शीर्ष है वो वृत्त के कहाँ होना चाहिए, परिधि पर होना चाहिए। इसी को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का नाम दिया है ABCD, एक चक्रीय चतुर्भुज है। विकर्ण AC, इसका जो विकर्ण है वो AC क्या है, विकर्ण है। AC विकर्ण है, AC विकर्ण है। विकर्ण AC और BD पर P मिलते हैं। AC और BD कहाँ पर मिलते हैं, P पर मिलते हैं। ये दोनों P पर मिलते हैं। और आपसे बोला है कि APB बराबर 110 डिग्री, CBD बराबर 30 डिग्री। सवाल को एक बार अच्छे समझिएगा। एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष एक वृत्त का परिधि पर मिलता है, तो उस चतुर्भुज को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या तो चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। उसमें बोला है कि विकर्ण AC और विकर्ण BD कहाँ पर मिलते हैं, P पर मिलते हैं। आगे बोला गया है कि APB 110 डिग्री है। APB इसका जो वैल्यू दिया हुआ कितना है, 110 डिग्री है। APB 110 डिग्री है। आगे CBD 30 डिग्री है। CBD इसका भी वैल्यू कितना डिग्री दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ। और आपसे पूछा है कि आप लेकर आइए एंगल ADB, इसका मान लाना है। एंगल ADB का माप लाना है। हालांकि आपको ऑप्शन में दिया हुआ 80 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री और 55 डिग्री। आप बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा गया कि एंगल ADB कौन है, एंगल ADB, यानी इसका उत्तर आपको लाना है कि ये कितना है, एंगल ADB। आप एक चीज को ऑब्जर्व करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर किसी भी वृत्त में एक जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण समान होता है। अगर इस जीवा द्वारा इस वृत्त के परिधि पर अगर थीटा कोण बनता है, तो इसी जीवा द्वारा कहीं भी अगर वृत्त के परिधि पर एक ही ओर बनाएंगे तो यहाँ भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ये सबसे मोस्ट थ्योरी है सर्कल का। तो आप इस चीज को घूर कर देखिएगा, इस जीवा को, ये जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री। और इसी जीवा द्वारा इस वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री। क्योंकि आपको थ्योरी पता है कि एक ही जीवा द्वारा एक ही और वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा समान होता है, चाहे आप 50 को एंगल भी बना दीजिए वो भी बराबर होगा। तो ये जीवा द्वारा वृत्त के परिधि बराबर यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, तो इसी जीवा द्वारा इस वृत्त के परिधि पर कितना बनेगा, 30 डिग्री। और क्या आप इस चीज को घूर कर अगर देखते हैं तो आपको देखते के साथ घंटी नहीं बजे कि एक त्रिभुज बनेगा। आप ये बहिष कोण से बना सकते हैं। अगर ये 30 डिग्री है और 110, तो ये कितना होगा, 80 डिग्री। और नहीं तो आप दूसरा तरीका से ऐसे ही बनाइए कि ये आपको क्या है, ये आपको एक लाइन है और एक लाइन पे स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री कोण बनता है। ये 110 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, 70। और आप बताइए ये 110 डिग्री, तो ये कितना होगा, 70 डिग्री। और एक कोण का जो योग होता है वो कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री। आप बोलिए 70 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा वो 80। हालांकि बहिष कोण से बना सकते थे, इतना करने को जरूरत नहीं, आपको पहले ही बताएं कि बहिष कोण का जो योग होता है, बहिष कोण इस त्रिभुज में अगर आप देखिए तो ये बहिष कोण है, एक्सटर्नल एंगल। बहिष कोण सुदूर अंतः कोण का योग के क्या होता है, बराबर। यानी ये दोनों कोण को जोड़ने पर 110 आना चाहिए और ये 30 डिग्री है, तो ये जाहिर सी बात है कितना होगा, 80। इस सवाल का उत्तर सिर्फ 80 डिग्री होगा, खत्म। चलिए आगे। अगला सवाल आपका 57 नंबर, 57 नंबर। लिखा हुआ है एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है ABC
और उसमें लिखा हुआ साइन ए बराबर कॉस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस सी का मान लेकर आना। अब ये त्रिभुज ए बी सी है, मान लेते हैं कोई भी एंगल यहाँ पर ए बी सी रहा होगा, और जब ए बी सी है तो आप इस चीज़ को घूर घूर कर देखिएगा तो साइन ए और कॉस बी, बताइए साइन का और कॉस का वैल्यू कितना डिग्री पे बराबर होता है। तो आप जाहिर सी बात देखिए कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बराबर। मतलब ए का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री और बी का भी वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री। अब बताइए ए और बी 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा, तो एंगल सी कितना डिग्री बन रहा होगा 90। तो कॉस 90 का मान कितना होगा, कॉस 90 का जो मान होगा 0, बस खत्म। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा 0 डिग्री। 57 के बाद आइए 58। 58 नंबर, यदि बहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या, देखिए आपको पहले पता होना चाहिए कि किसी भी बहुभुज में इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी बहुभुज में अंतः कोण तथा बहिष कोण का जो योग होता है कितना होता है 180 डिग्री। इस सवाल में दिया हुआ है कि अंतः कोण कितना है 150 डिग्री, यानी कि अंतः कोण अगर 150 डिग्री रहा होगा तो आप बता दीजिए कि बहिष कोण कितना होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तभी तो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का जोड़ का कितना होगा 180 डिग्री होगा। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बराबर जो होता है 180 डिग्री होता है 180। अंतः कोण दिया हुआ 150 डिग्री, तो बहिष कोण कितना होगा 30 डिग्री। भुजा के संख्या का फॉर्मूला होता है, भुजा की संख्या होता है 360 डिग्री बटे बहिष कोण, मतलब एक्सटर्नल एंगल। तो 360 डिग्री बटे बहिष कोण कितना 30 है, तो आप यहाँ पर बहिष कोण 30 रखिएगा, तो 0 से 0 12 3 36, यानी आपका जो आंसर होगा भुजाओं की संख्या जो कितना होगा 12 होगा, बस खत्म। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से सवाल को बना सकते हैं। सवाल में ज़्यादा जान नहीं रहे, बस थोड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में बोला है कि 100 से कम किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल कितना होगा। आप बताइए 100 से कम किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल कितना होगा। तो आप इस चीज़ को गौर करिएगा कि 100 से कम किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल कितना होगा। तो एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिए, किसी भी संख्या का अगर हम इसको वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो प्लस माइनस कितना होगा √100 होगा। अगर 100 का वर्गमूल निकालिए तो प्लस माइनस √100 होगा, इसको निकालिए तो प्लस माइनस कितना 10। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 से कम किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल निकालेगा तो आपको -10 से लेकर क्या होगा +10 के बीच में ही होगा। इस चीज़ को आप समझिएगा, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी -10 से +10 के बीच में होगा, बस खत्म। आइए आगे। अगले सवाल पे है 60 नंबर। बहुत अच्छा सवाल लिखा हुआ है 60 नंबर। x + y + z बराबर 15 है और xy + yz + zx बराबर 75 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको जो वैल्यू लाना है x + 4y + z बराबर 3z। इसका मान आपको लेकर आना है। हालांकि आपके पास ऑप्शन है 1 to 0 -1। एक इसमें देखिए यहाँ पर एक थ्योरी लगता है, या तो आप इस चीज़ को थ्योरी से बना सकते हैं। आइए हम आपको हर चीज़ को बताते हैं बारीकी ढंग से, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ कि x + y + z बराबर आपको 15 है और xy + yz + zx बराबर 75 है। दिन इसका वैल्यू लेकर आना। एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिए कि इस सवाल को कंपेयरिंग पे प्रयास कीजिए। कंपेयरिंग पे बताने के बाद मैं आपको इसको थ्योरी पे ही बता दूंगा।
कंपेयरिंग कहने का मतलब एक्स बाई जेड का कोई ऐसा वैल्यू लीजिए कि तीनों को जोड़ने पर 15 आ जाए, और फिर यहाँ भी सेटिस्फाइड होना चाहिए कि एक्स बाई फिर वाई जेड और जेड एक्स को गुना करके जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 75 आना चाहिए। तो मेरा दिमाग में खुरफाती वाला आइडिया आता है कि अगर एक्स बाई जेड बराबर 15 है तो मैं इसका भी 5 ले लेता हूँ और इसका वैल्यू भी 5 ले लेता हूँ और इसका भी वैल्यू कितना ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। तो 5, 10, 15 ये तो सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए तभी आपका सवाल बनेगा। तो अगर इसको सेटिस्फाइड कराना है तो एक्स बाई, तो 5 पचे कितना हो जाएगा 25, बाई जेड है तो यहाँ भी कितना होगा 5 पचे 25, जेड एक्स है तो यहाँ भी 5 पचे 25, 25 25 25 75। मतलब ये है कि अगर एक्स बाई जेड का वैल्यू हम 5 5 लेते हैं तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाइड है। तो आप बताइए इसका आंसर पूछेगा तो एक्स का वैल्यू 5 है तो यहाँ पर रखेंगे कितना 5 प्लस यहाँ 5 है वो कितना हो जाएगा 20 और प्लस यहाँ पर कितना होगा 5 और बटे में हो जाएगा देखिए 5 दिया कितना 15, यानी 20 और 5 25 और 5 30, 30 बटा 15, यानी इस सवाल का उत्तर कितना होगा 2 होगा। तो ये तो सीधा कंपेयरिंग पे मैं बता दी हूँ। अगर आप एग्जाम में दे रहे होंगे और वहाँ पर ये कुरफाती वाला आइडिया आपको दिमाग में जल्दी नहीं सेट हो पाएगा, कंपेयरिंग पे अगर नहीं आप बना पाएगा तब सवाल तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो आइए आपको एक थ्योरी देते हैं, उस पर सवाल को भी आप आसानी से बना सकते हैं अगर ये चीज़ आपको नहीं आता है तो। देखिए एक थ्योरी होता है बाबू कि अगर कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे दिया जाए, कभी भी ये चीज़ आपको दिया रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे दिया जाए, तो यहाँ से एक थ्योरी होता है कि अगर इतना बराबर ये होगा तो यहाँ जाहिर सी बात है कि ए बराबर बी बराबर सी होता है। ये आपका थ्योरी होता है, दिमाग के कोना में क्या कीजिए सेट कर लीजिए। तो जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया रहेगा तो इस स्थिति में ए बराबर बी बराबर क्या होगा, सी होगा, तीनों इक्वल होगा। तो आप इस चीज़ को क्या करिए, गौर करिए, इस पे सेट करने का प्रयास कीजिए। बोले इस चीज़ को इस पे ढालना चाहते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। इसको स्क्वायरिंग क्या कीजिए, बोथ साइड कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। यानी कि एक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी, ये दो कॉमन ले लिए। और आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए कि इसका वैल्यू चिल्ला रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना चिल्ला रहा है 75। अगर यहाँ पर आप 75 रखते तो 75 दूनी कितना हो जाएगा 150। तो क्या आप इतना समझदार नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कितना होगा, यहाँ पर अगर हम रखते हैं कितना 75, तो 75 दूनी 150 और 150 इधर से हम उधर जाके घटा देंगे तो 150 घटा देंगे बाबू, 75 दूनी 150, 150 उधर घट जाएगा 225 में, तो 225 में से 150 जाएगा तो पूना कितना आ जाएगा 75, पूना कितना आ जाएगा 75। और आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करिए, या तो आप 75 लिखिए या तो 75 की जगह एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिखिए, बात तो सेम ही होगा। तो या तो आप 75 लिखिए या 75 की जगह ये वैल्यू लिखिए, बात सेम होगा। तो मैं यहाँ पर 75 की जगह पे किसका वैल्यू लेता हूँ, ये वाला वैल्यू ले देता हूँ। तो एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और अब बताइए क्या आप देखिए, घूर घूर कर देखिए तो ये जो चीज़ है पूरा आप थ्योरी पे सेट हो चुका है कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यानी अगर इस तरह से ऐसा ये जो चीज़ है अगर इतना अगर बराबर रहता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर x बराबर y बराबर क्या होगा z होगा। यानी ये पूरा जो डाटा है इस थ्योरी पर क्या किया गया, सेट किया गया। तो x बराबर y बराबर z हो जाएगा और आपको पता है कि तीनों का योग 15 है और तीनों बराबर है तो x बाई z का वैल्यू क्या होगा 5 5 5 होगा। और आपसे पूछा है कि x प्लस 3 x प्लस 4 y प्लस जेड और बराबर 3z, तो सबका वैल्यू 5 5 रखें तो 5 5 को 20 और 20 और 5 कितना 25 और 30,
30 बटा कितना आ जाएगा 15, यानी इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 2 होगा। तो अगर आपको डायरेक्ट कंपेयरिंग पे नहीं आता है तो आप थ्योरी पे भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर है 61 61 में लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, लेकर आना है इसका वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। आपको ऑप्शन भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ऑप्शन है 2/3 माइनस 1/3 1/3 और 3/4। ये आपके पास ऑप्शन है। आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करिए कि मुझे इसका वैल्यू लेकर आना है, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू लेकर आना है। तो इसका वैल्यू अगर लेकर आना है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई भी वैल्यू आएगा तो उसका हमको वर्गमूल निकालने के बाद आंसर आएगा। और किसी भी वैल्यू, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि वर्गमूल निकालने के बाद क्या आएगा, आंसर आएगा। और वर्गमूल निकालने के बाद आंसर आएगा तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि नीचे वाला वैल्यू जो होगा बड़ा होगा, ऊपर वाला क्या होगा, छोटा होगा। और यहाँ पर हर ऑप्शन में उसी प्रकार से दिए हो, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है। यहाँ पर सीधा सीधी बात क्या करी, tan थीटा बराबर 4/5 है, मतलब tan थीटा बराबर होता है p/b। तो p का वैल्यू 4 होगा, b का वैल्यू कितना 3 होगा और h का वैल्यू क्या होगा 5 होगा। क्योंकि आपको ट्रिपलेट पता होगा कि जब भी tan थीटा का मान अगर 4/3 होता है, ट्रिपलेट होता है 3 4 5, मतलब परपेंडिकुलर 4 होगा, बेस 3 होगा, तो हाइपोटेनस कितना होगा 5 होगा। या तो आप h का फॉर्मूला भी लगा के निकाल सकते हैं कि h बराबर p² प्लस b²। लेकिन आप ऐसे आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल आप बेहियात कर रहे हैं। सीधा tan थीटा बराबर p/b 4 3, तो h का वैल्यू क्या होगा 5। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना, रख देना। बोलिए साइन थीटा का जो मान होता है p/h होता है, 4 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बटा, फिर नीचे भी साइन थीटा का तो यहाँ पर भी कितना होगा 4/5 होगा। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो आप बताइए, ऊपर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा 4, 5 में से 4 गए 1 बटे कितना हो जाएगा 5, और नीचे हो जाएगा कितना 9/5। 5 से 5 खत्म होगा, 1/9 का वर्गमूल जो आएगा वो 1 क्या आएगा 3 आएगा, बस खत्म। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा 1/3। हालांकि आप इसको दूसरा तरीका से बना सकते हैं रेशनलाइज करके, लेकिन उतना ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। (62) नंबर 62 में है, एक वितरण का माध्य 33 है और मानक विचलन 13 है। माध्य दिया हुआ 33, माध्य 33 है और मानक विचलन जो आपको दिया हुआ है वो है 13, और आपसे पूछ रहा है विचरण गुणांक। दोस्तों इस सवाल को बनाने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई दिमाग का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। आप सीधा विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है, विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है कि विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है विचलन बटे माध्य और गुणे 100। बस इस फॉर्मूला को आप लगाइए और आपका आंसर बहुत ही जल्दी विदिन ए सेकेंड आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि विचरण गुणांक बराबर फॉर्मूला होता है विचलन बटे माध्य गुणे क्या होता है 100 होता है। आप बताइए माध्य का भी वैल्यू दिया हुआ है और विचलन का भी वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा विचलन बटे माध्य और गुणे 100। इसको भागा दिए तो 33 3 99 3.3 आएगा, और यहाँ से 13 3 39, यानी आपका जो आंसर होगा 39 पॉइंट समथिंग होगा। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। एक ही आपका ऑप्शन नंबर सी जो 39 का लगभग है।
यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल को बनाने के लिए बस आपको फॉर्मूला का जरूरत था, और फॉर्मूला आप याद रखिएगा, विचलन गुणांक बराबर विचलन गुणांक का फॉर्मूला पूछ रहा है तो विचलन ही ऊपर लिखना है। तो विचलन बटे कितना हो जाएगा, माध्य गुने 100। प्रतिशत में आंसर आता है इसीलिए 100 लेते हैं। 63 नंबर, पी क्यू परिमेय संख्या है और लिखा हुआ p माइनस 3 रूट 5 प्लस 4 इक्वल q रूट 5 प्लस p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। इसका वैल्यू लेकर आना है आपके पास ऑप्शन 6, 3, 4, 5। गौर करिएगा, इस चीज को देखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल है, एक इक्वेशन रहे और दो वेरिएबल दे दिया जाए। देखिए तो इक्वेशन एक ही है और वेरिएबल आपको यहाँ पर दो को देखने को मिल जा रहा है, एक तो क्यू वेरिएबल है और एक आपका पी। तो यहाँ पे जो सवाल है ये हर हाल में 100% कंपेयरिंग पे बनता है, इसको तुलना करते हैं, दोनों तरफ इक्वल करते हैं सेटिस्फाइड। मतलब पी और क्यू का ऐसा वैल्यू लीजिए ताकि दोनों तरफ क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो आप इस चीज को घूर घूर कर देखिए, कंपेयर करिए। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी अगर हम 4 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 आपको दिया हुआ है तो P का भी वैल्यू आपको करना ये है कि दोनों तरफ इक्वल बनाना। आप किसी भी प्रकार का कोई भी वैल्यू आप देके इक्वल कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इसको कंपेयर कर दिए इससे, यानी P का वैल्यू क्या कर दिए, 4 कर दिए। और ये पद को कंपेयर कर देते हैं इससे। देखिए यहाँ पर रूट 5 है, यहाँ पर भी रूट 5 है, और यहाँ पर p माइनस 3 है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, q दिया हुआ। तो आप बताइए q का वैल्यू कैसे आ सकता है। अगर p का वैल्यू 4 निकालें तो p का वैल्यू 4 निकालें तो 4 में से 3, यानी कि यहाँ पर कितना 1 है, तो यहाँ पर भी हम q का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये सेटिस्फाइड होगा। मतलब p बराबर कितना हो जाएगा, 4, और q बराबर 1, दोनों का जो योग होगा 5 होगा, खत्म। तो इस सवाल को हम लोग कंपेयरिंग पे बनाते हैं। अगर समझने में दिक्कत है तो आप एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ खास नहीं है, बस कंपेयरिंग करते हैं। p यहाँ पर है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो p का वैल्यू 4 रख दिए, p का वैल्यू यहाँ पर 4 रखे हैं तो ये भी दोनों इक्वल होना चाहिए। तो 4 में से 3 यहाँ पर 1 है तो इक्वल तभी ना होगा। यहाँ पर 1 रूट 5 आया तो यहाँ भी 1 रूट 5 होगा तभी तो बराबर होगा। तो q का वैल्यू कितना रखें, 1, तो 1 रूट क्या हो गया, 5। बस इतना सा काम करना था। चलिए आगे, 63 के बाद 64। लिखा हुआ 8 अवलोकन का माध्य, यानी 8 अवलोकन का जो माध्य है वो दिया हुआ है 10 पॉइंट कितना 5, यानी 8 गो अवलोकन या किसी प्रकार से 8 गो संख्या होगा, उसका माध्य दिया हुआ कितना 10.5 है, 10.5। और आपसे पूछा है कि 7 अवलोकन इतना है, जिसमें से 7 अवलोकन का वैल्यू दिया हुआ। 7 अवलोकन कौन कौन है, 3 है, 15 है, 7 है, 19 है, 12 है, 17 है, 8 है। तो 8वां अवलोकन निकालना है। बहुत ही सिंपल है, कुछ आपको करने का जरूरत नहीं। आप बताइए कि 8 अवलोकन का माध्य दिया हुआ 10.5, तो अगर 8 संख्याओं का माध्य इतना दिया हो तो 8 संख्याओं का योग कितना होगा, योग, क्योंकि योग बराबर होता है माध्य गुने संख्या। माध्य आपको बोले या औसत बोले, दोनों एक ही चीज है, कोई डिफरेंसेज नहीं। या तो आप एवरेज बोलिए या तो मीन बोलिए, माध्य बोलिए या औसत बोलिए, सेम चीज है। तो आप इस चीज को बताइए कि 8 संख्याओं यानी 8 अवलोकन का माध्य दिया हुआ 10.5, तो इसका योग कितना होगा। तो 8 गुने 10.5 योग बराबर होगा माध्य गुने संख्या। तो माध्य इतना और संख्या इतना है, तो गुना करें 10 88 और 5 में गुना कर 8 को 40, यानी कि 84। तो ये 8 अवलोकन का जो योग हो गया 84। और 8 अवलोकन के योग में से अगर 7 अवलोकन का योग घटा दीजिए तो क्या आप बताइए 8वां अवलोकन नहीं आएगा। तो घटा देना बस इसको जोड़कर। अगर जोड़िएगा तो कितना होगा, 15 और 7 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा 25। 25 में अगर 19 जुड़े तो कितना हो जाएगा 25 और 19 आपको हो जाएगा 44।
44 में अगर 12 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 56। 56 में अगर आप 8 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 56 और 8 64, और 64 में अगर 17 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 64 में 17 जोड़ते हैं तो 81 हो जाएगा। तो बताइए अगर 8 अवलोकन का योग में से 7 अवलोकन का योग घटा देंगे तो किसका बचेगा, 8वां का बचे, यानी कि आपका जो आंसर होगा 8वां का 3 बस। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा 3, 8वां अवलोकन क्या होगा 3 होगा। बस इतना सा करना था आपको। आगे चलिए 65 पुष्पा की आयु रीता की आयु 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी है। एक पुष्पा है और एक रीता है। अब बोल रहा है कि पुष्पा का जो आयु होगा, यानी कि अभी जो आयु है वो पुष्पा का जो आयु होगा वो रीता के 2 साल पहले के आयु का दुगुना है। रीता का 2 साल पहले के आयु का दुगुना, अगर 2 साल पहले इसका 1 होगा तो इसका आयु कितना 2 है। इस चीज़ को समझिए, इसका वर्तमान में लिखा हुआ है क्योंकि आपका इंडिविजुअली रूप से दिया हुआ है बाबू, आपको इसको अच्छा समझना चाहिए। बोला है कि रीता का 2 साल पहले का जो आयु होगा उससे दुगना आयु है किसका, तो पुष्पा का। तो अगर 2 साल पहले ये 1 साल का होगा तो ये पुष्पा वर्तमान में कितना है 2 साल का है। आगे बढ़िएगा तो कहता है कि दोनों के वर्तमान में आयु का जो अंतर है, दोनों का वर्तमान में आयु का जो अंतर है वो 2 है, तो पुष्पा का आयु निकालिए। आप इस चीज़ को बताइए कि अगर कोई भी 2 गो आदमी है P और R और दोनों का वर्तमान में अंतर 2 साल है, और अगर ये 2 साल और पहले चला जाए, वर्तमान में अंतर 2 साल है और ये और 2 साल पहले चला जाएगा, तब अंतर ये दोनों में कितना होगा, तो 4 साल होगा। आप देख लीजिए, एक आदमी का आयु 10 साल है और एक आदमी का आयु कितना है 12 साल है। दोनों का आयु में अंतर कितना है बाबू 2 साल। और अगर ये आदमी 2 साल और पहले चला गया तो 2 साल और पहले जाएगा तो अब डिफरेंसेज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 और 12 कितना हो जाएगा, डिफरेंसेज 4 होगा, यानी दोनों का अंतर 4 होगा। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों का जो आयु का जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा 4 बनेगा। और सवाल में दोनों का जो आयु का अंतर दिया हो कितना दिया हो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4। आपसे पुष्पा का पूछा है तो 1 यूनिट का मान, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा 8 होगा। हालांकि अगर आपको ऐसे समझने में परेशानी है तो तरीका का कमी नहीं है मेरे पास, अब जितना उम्मीद करें उससे ज़्यादा आपको मिल जाएगा। आप इस चीज़ को ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑब्जर्व करिए कि अनुपाती में अगर x मानेंगे तो अगर इसका x रहा होगा तो ये कितना 2x हो रहा होगा, इसका वर्तमान में है, और ये जो x साल है ये 2 साल पहले का आयु है। तो अगर 2 साल पहले x होगा तो वर्तमान में कितना होगा x+2 होगा, वर्तमान में कितना होगा x+2 होगा। और अब बोला है कि दोनों का आयु का जो वर्तमान में अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ 2 साल, तो दोनों का आयु में अंतर लिखेंगे 2x - x+2, दोनों का आयु में अंतर कितना 2 है। आप इसको करिए कैलकुलेशन तो -x, ये -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, ये 4 होगा, और x का वैल्यू 4। आपसे पुष्पा का पूछ रहा है तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी इस सवाल का उत्तर 8। हालांकि इतना करने को जरूरत नहीं है, सिंपल आप उस चीज़ को बना सकते थे जो पहले बताएं। चलिए 66 नंबर सवाल आपके सामने है। क्या गया है, राम तथा रहीम एक चरगाह खरीदता 1200 रुपया में। एक चरगाह को खरीदा कितना सौ रुपया में, 1200 रुपया में। राम खरीदता और रहीम खरीदता, ये दोनों खरीदता। और उसके बाद बोला है कि 500 गाय 9 महीना और रहीम 900 गाय 7 महीना चराता है। राम जो है 500 गाय कितना महीना चराया 9 महीना, और ये 700 गाय कितना चराया, नहीं 900 गाय कितना चराया 7 महीना। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो हालांकि आपसे पूछा गया है कि राम द्वारा चुकाया गया किराया, अगर हम 10 गाय 5 महीना चराते हैं तो हम उसी के अनुसार से किराया देंगे। कोई 20 गाय 10 महीना चराता है तो वो भी उसके अनुसार से किराया देगा। तो जिस
अनुसार से ये गाय को चराएगा, उसी अनुसार से इसका क्या होगा, किराया का क्या होगा, रेशियो बनेगा। अगर किराया का रेशियो निकालना है तो ये इतना गाय को इतना महीना चराता है और ये 900 गाय को 7 महीना चराता है, मतलब किराया का जो रेशियो होगा इतना अनुपात कितना। अगर राम इतना किराया देगा तो रहीम कितना देगा, इतना देगा। काटा पीटी में जाएगा तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, मतलब दोनों का जो किराया का रेशियो बनेगा वो बनेगा 5 अनुपात कितना, 7। यानी अगर राम 5 रुपये देगा तो रहीम कितना देगा, 7 रुपये देगा। दोनों का कुल किराया कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। दोनों का कुल किराया कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। यानी कि दोनों मिलकर किराया 12 यूनिट देगा। और सवाल में दोनों मिलकर किराया कितना लिया था, 1200 में। तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1200। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100। और आपसे पूछा गया कि राम कितना देगा, तो 1 यूनिट का मान अगर 100 आएगा तो 5 यूनिट राम देगा तो 500। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 500। चलिए आगे 66 के बाद 67। देखिएगा 67। 67 अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कहता है 108 मीटर लंबी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को, यानी एक रेलगाड़ी है जो 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में पार कर जाती है, और वही रेलगाड़ी दूसरे स्टेशन यानी 164 मीटर स्टेशन को 16 सेकंड में पार कर जाती है, पूर्ण रूप से पार कर। तो रेलगाड़ी की लंबाई लेकर आइए। आपको रेलगाड़ी का क्या पूछा है, लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई लाना है। ऑप्शन में है 64, 60, 80, 84। आपको ऑप्शन दिया हुआ है 64, 60, 80, 84 मीटर। 64, 60, 80, 84 मीटर, ये आपके पास ऑप्शन। ये सवाल को बनाने का 2 तरीका है, और इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो बहुत ही कम समय में आपको बनाने के लिए अवेलेबल है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिएगा कि एक रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में और 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई लेकर आना है। तो एक तो तरीका आप इस सवाल को ऐसे ही बना सकते हैं कि आप यहाँ से मान लीजिए कि रेलगाड़ी का जो यहाँ पर आपका लंबाई है वो कितना है, 1 है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना, 1 है। तो रेलगाड़ी की अगर लंबाई 1 है तो यहाँ से चाल निकालिए, क्योंकि सेम चाल से इसको पार करता है और इसको भी पार करता है। तो यहाँ से रेलगाड़ी का अगर चाल निकालेगा तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, जब ये रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, दूरी रेलगाड़ी का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या स्टेशन का, तो दूरी और बटे कितना हो जाएगा, समय। ये रेलगाड़ी का चाल आ गया। और यहाँ से आप देखिए तो रेलगाड़ी का चाल, यही रेलगाड़ी का चाल क्या होगा, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर जो दूरी होगा 1 मीटर का रेलगाड़ी है, 164 मीटर पार कर रहा है, तो दूरी क्या होगा, 1 + 164 और दूरी बटे समय। तो ये भी वही रेलगाड़ी का चाल है और ये भी वही रेलगाड़ी का चाल है, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड यू विल गेट आंसर। तो यहाँ से अगर काटिएगा तो 4 से कटेगा, 4 × 3 = 12 और यहाँ काटिएगा तो 4 × 6 = 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4x + 4 से गुना करें तो 432, और इधर 3x + 3 से गुना करें 300, 3 से गुना करें तो 4 × 3 = 12 और 6 × 18 और 1 × 3 = 492। अब x का जो वैल्यू आ जाएगा, इसको उधर ले जाकर घटा दीजिएगा, तो 492 में से 32 घटाओ कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इस सवाल का उत्तर बने कितना, 60। तो एक तो तरीका, इस सवाल को आप ऐसे बना लीजिए, तो इससे आपको क्या होगा, ज़्यादा वक्त लग जाएगा। हालांकि इस सवाल को बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है, वो तरीका मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिएगा ध्यान से, आप सीधा रेलगाड़ी का चाल लेकर आ जाइए। डायरेक्ट एक लाइन में रेलगाड़ी का चाल आएगा। वो कैसे आ जाएगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आपको करना क्या है कि पहला स्टेशन को पार किया वो कितना लंबाई का था,
और दूसरा स्टेशन को पार किया वो कितना लंबाई का था। तो दोनों स्टेशन का लंबाई का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस करने पर क्या होता है कि रेलगाड़ी का जो लंबाई है वो हट जाता है, क्योंकि यहाँ पर दूरी होगा x प्लस इतना, यहाँ पर भी दूरी कितना होगा x प्लस इतना। दोनों को घटाएंगे तो x क्या हो जाता है, कट जाता है। x क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 108 में से अगर 164 जगह तो कितना बनेगा, 108 में से 64 जगह कितना बनेगा, 56 बनेगा, 56। और यहाँ समय का भी डिफरेंस लिए तो समय का डिफरेंस लिए तो कितना बनेगा, 4 बनेगा। यहाँ पर डिफरेंस 4 सेकेंड आएगा और यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, 56 मीटर आएगा। मतलब ये है कि 56 मीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगा होगा, 4 सेकेंड लगा होगा, 4 सेकेंड। तो चाल बराबर दूरी बटे समय आएगा। इन रेलगाड़ी का जो चाल आएगा 14 मीटर प्रति सेकेंड आएगा, 14 मीटर प्रति सेकेंड। और जब रेलगाड़ी का चाल आ गया तो लंबाई भी ला सकते हैं, लंबाई भी ला सकते हैं। मानते रेलगाड़ी की लंबाई x हो गया तो लंबाई x होगा तो दूरी बराबर फॉर्मूला लगा दे, दूरी क्या होगा, x प्लस 108। अरे ये रेलगाड़ी का लंबाई है और जब ये स्टेशन को पार करी तो दूरी बराबर क्या होगा, रेलगाड़ी का लंबाई और स्टेशन का लंबाई, तो दूरी होगा x प्लस कितना, 108। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल लाए 14 और समय कितना देर में पार करता है, तो 12 सेकंड में। तो 12 से गुना कर दीजिए, यानी x बराबर कितना हो जाए, 14 में 12 से गुना करें 144 और 144 और 12 दूनी 14 में 12 से गुना करके 144 और 12 दूनी कितना, 24। 144 और 24 आपको कितना हो जाएगा, 168। तो 168 माइनस 108, इस सवाल का उत्तर कितना होगा, 60। खत्म। तो आप ऐसे भी चीज़ों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। 68 नंबर सवाल। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। एक सीढ़ी है जो ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी है। मान लेते हैं ये दीवार है, ये सीढ़ी आपको टिका हुआ, दीवार पे टिकी हुई है और ये आपका दीवार है और भूमि के साथ 60 डिग्री, यानी ये जो सीढ़ी है भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूरी पे है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से कितना मीटर दूरी पे है, तो 4.5 मीटर के दूरी पे है। आपसे पूछा है तो सीढ़ी का लंबाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी का लंबाई कहने का मतलब इसका लंबाई ज्ञात करना है। ये सीढ़ी का लंबाई लाना, ये हाइट लेकर आना। आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि अगर ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये समकोण त्रिभुज हमेशा बनता है, हाइट एंड डिस्टेंस में जब भी बने तो 90 डिग्री बनेगा। और ये 90, ये 60 है तो कितना डिग्री बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में जब भी मैं हाइट एंड डिस्टेंस बताता हूँ तो रेशियो से, ताकि सवाल आसान हो जाए। रेशियो यहाँ पर ये लगेगा कि अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो रेशियो होता है वो होता है 1:√3 कितना 2, यानी कि 30 के सामने वाला हम लोग को जो साइड आएगा उसको कितना लेंगे, 1 लेंगे। 60 के सामने वाला को √3 लेते हैं और 90 के सामने वाला को 2 लेते हैं। तो 60 के सामने कितना होगा, मतलब ये जो हाइट होगा वो √3 यूनिट हो जाएगा। और ये 30 के सामने कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। और 90 के सामने कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। अब रियल डाटा को हम इमेजिनरी डाटा से कंपेयर करेंगे। यानी सवाल में दिया हुआ है कि ये जो देख रहे हैं ये सीढ़ी का निचला जो सिरा है वो दीवार से कितना दूरी पे है, 4.5 मीटर दूरी पे है। और ये सवाल में लेकर आए कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना, 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4.5। सीढ़ी का हाइट लेकर आना है तो 2 यूनिट का मान, तो 1 का मान 4.5, तो 2 का मान कितना होगा, 9। इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा, 9 मीटर होगा। बस इतना सा कहने, हालांकि मुझे मान ही बना सकती, इतना कोई करना जरूरत नहीं। 1 यूनिट का मान 4.5, 2 का मान कितना हो जाएगा, 9। बस खत्म। आगे आपको पाई चार्ट का जो है आपका सवाल दिया गया है। तो देखिए 2 क्वेश्चन और है, देख लीजिए इसको भी। आप एक चीज देख लीजिए अच्छा से, इसको डाटा को देख लीजिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 69 नंबर में सवाल डायरेक्ट लेता हूँ। लिखा हुआ है 1986 और 1987।
1986 और 1987 में निर्यातित बिस्कुट के टीनों की संख्या में कितना अंतर है? तो 1986 में, मात्रा मतलब क्या होगा? बिस्कुट। तो 1986 में कितना मात्रा में उत्पादन हुआ है? तो 1986 में 160 उत्पादन हुआ, 160, ये लाख में है। और 1987 में कितना उत्पादन हुआ है? तो 200। तो आपसे सवाल में इतना ही पूछ रहा है कि ये दोनों का अंतर कितना होगा? तो दोनों का अंतर कितना होगा? 40 लाख, क्योंकि लाख में दिया 160 लाख और 200 लाख, तो दोनों का अंतर होगा 40 लाख। बस खत्म। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 40 लाख। पहला ऑप्शन नहीं मारिएगा, पहला सीधा 40 है। ऑप्शन नंबर डी देखिए 40 लाख है, डी 40 लाख। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, खत्म। आइए एक और सटले सवाल देख ही लेते हैं। इसी में 70 यानी 70 नंबर सवाल को लिखा गया है कि 1983 ईस्वी से 1987 तक निर्यात मूल्य में प्रतिशत वृद्धि था। मतलब 1983 में जो मूल्य था, तो 1983 में मूल्य कितना था? 150। और आपसे बोल रहा है कि 1987 में जो निर्यातित मूल्य है वो कितना बढ़ गया? तो 1983 में है 150 और 1987 में कितना हो गया? 500। तो कितना वृद्धि हो गया? आप देख लीजिए, वृद्धि हुआ कितना? 350। और वृद्धि हमेशा कमी से और परसेंटेज मिलाना है तो 100 से। यहाँ काटा पीटा करिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, और इसको काटिएगा 5 से तो 5 तिया 15, और यहाँ काटिएगा 5 से तो 20 25 100, 35 दूनी 70, यानी कि 700 बटे कितना होगा? 3। 3 से भागा दिए तो यानी कि 233 पूर्णांक आपको क्या आ जाएगा? समथिंग आंसर। तो एक ही आपका ऑप्शन है 223 आपका दे रहा है। अगर इसको भागा दिए तो कितना रहा? एक बार देख लीजिए तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और 10 अगर 3 थी 9। आंसर सुधार लीजिए, 333 पूर्णांक समथिंग हुआ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा आपका 233 होगा। 23 गलत दिया हो, 1/3। तो इस तरह से आपका चीज़ों को समाप्त किए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख चुके हैं तो आपको एक बार बहुत बहुत दिल से थैंक यू। आप सपोर्ट करिए हमें, आपको जो भी चीज़ों को दिक्कत होगा हम आपको देने के लिए तैयार हूँ। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल ग्रो हो तो आपको ही आगे चल के बेनिफिट इससे ज़्यादा हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।